इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि हमारे पास कई इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं और हमें चुनाव करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, तो किन पैरामीटर्स, किन मेथड्स का हम यूज करके इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्पस क्या है, कि जैसे जो हमने जैसे आपको बताया कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एनवायरनमेंट में हमको कभी-कभी असेस करना पड़ता है दो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के बीच में कि कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है या उसकी वीकनेसेस क्या है। तो क्लेवर्टन जो है उन्होंने जो इवैल्यूएशन में इन क्वेश्चंस को पता करने की बात की है कि अगर कि आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये पता करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट द एक्सप्रेस्ड एंड लेटेंट नीड्स ऑफ द यूजर्स कम्युनिटी डज द सिस्टम मीट। इसका मतलब ये है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो यूजर्स की जो एक्सप्रेस नीड है, एक्सप्रेस नीड का मतलब ऐसी नीड जिसको वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और लेटेंट नीड, लेटेंट नीड का मतलब ऐसी नीड जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं छुपी हुई नीड्स। तो वो जो लेटेंट नीड्स हैं उनका जो है वो किस तरह से सिस्टम जो है किस हद तक उसको पूरा कर पा रहा है, ये एक प्रश्न है जो आपको पूछना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लॉ के जो लॉ के यूजर्स हैं जो लॉ रिसोर्सेस को यूज करना चाहते हैं, तो जो उनकी नीड्स हैं, चाहे वो एक्सप्रेस नीड्स हो या लेटेंट नीड्स हो, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जिस भी हम डेटाबेस को कंपेयर कर रहे हैं या जिस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, वो सिस्टम उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है कि नहीं। ये हमारा पहला प्रश्न है जो हमको पता करना है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या रीजंस हैं कि सिस्टम जो है वो किस लिए फेल हो जा रहा है, जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स है उनको फुलफिल करने में कौन से जो रीजंस हैं जिनके कारण जो सिस्टम है वो फेल कर पा रहा है। तीसरा जो रीजन है दैट इज कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जो सर्च की, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी है। जब यूजर सर्च कर रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है कि इसको हम टाइम के सेंस में और मनी के सेंस में हम देखते हैं कि कितने टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को ढूंढ पाने में, और कितना जो है मनी लग रहा है, फाइनेंस कितना, बजट कितना लग रहा है। क्योंकि ये जो कॉस्टिंग है ये हमको बहुत ज्यादा जरूरी देखना है कि भाई जितना हम पैसा लगा रहे हैं उस डेटाबेस को परचेज करने में या बनाने में, चाहे वो कॉस्ट मनी में हो सकती है या लेबर में हो सकती है, उस हिसाब से क्या उस वो जो सिस्टम है वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो ये हमको एक तीसरा जो सवाल है वो उससे पूछना है। एंड व्हाट आर द बेसिक चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द आउटपुट। कौन सी, अगर अगर नहीं कर पा रहा है तो कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसका जरूरत है तो जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और what would be the possible effect if some new services were introduced to an existing service is withdrawn। अगर हम इस सर्विस को हटा लें या कोई नई सर्विस को हम इंट्रोड्यूस करें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा जो प्रेजेंट में जो सर्विस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम, कैटलॉग है हमारे पास फिजिकल फॉर्म में, तो अगर हम एक नया सिस्टम हमने डेवलप किया है विद कंप्यूटर, तो अगर हम इसे हटा लें पुराने सिस्टम को तो नए सिस्टम से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स ढूंढने चाहिए। इसी तरह से लैंकेस्टर ने भी कॉस्ट डिटरमिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स लिस्ट किए हैं जिसको हम देख के जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। पहला उन्होंने बोला कि कॉस्ट इंकर्ड पर सर्च। जैसे हमने आपसे बताया कि कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम ऐसे हैं जो आपको हर सर्च पे आपको पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे पेटेंट डेटाबेसेस हैं तो वहां पे आप हर क्वेरी पे आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। देन यूजर्स एफर्ट्स, उस तो जो यूजर्स के एफर्ट लग रहे हैं वो एफर्ट किस सेंस में हो सकते हैं, वो लर्निंग की जो सिस्टम है उसको सीखने में जो उनके एफर्ट लग रहे हैं उसमें हो सकता है, या उस सिस्टम को यूज करने में जो उनके एफर्ट लग रहे हैं वो भी एक तरह की कॉस्ट है।
जो डॉक्यूमेंट्स है उनको प्राप्त करने में जो एफर्ट्स लग रहे हैं वो भी उन एक तरह की कॉस्ट है, या जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में जो डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन को निकालने में जो एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं यूजर को, वो भी कॉस्ट का ही पार्ट है। तो ये सब में भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इसी तरह यूजर्स का जो टाइम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है जो कि कॉस्ट को डिसाइड करता है। कि सबमिशन से लेके क्वेरी तक जो है कि वो रिट्रीवल जो है वो क्वेरी सबमिशन ऑफ क्वेरी टू रिट्रीवल ऑफ रेफरेंस, इसमें कितना समय लगा क्वेरी को देने के बाद, जो रेफरेंस मतलब कि जो हिट्स आते हैं उन हिट्स के आने में कितना समय लगा, दैट इज वन फैक्टर। देन फ्रॉम सबमिशन ऑफ क्वेरी टू रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के रिट्रीव करने में कितना समय लगा और एक्चुअल इंफॉर्मेशन को पाने में कितना समय लगा। ये सारे जो फैक्टर हैं इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये सब को हम जब काउंट करेंगे, जब अकाउंट करेंगे, तो वो कॉस्ट कहलाती है। फिर इसके बाद हम लोग आगे जो भी फैक्टर समझेंगे उसमें एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंस। तो रेलेवेंस को पहले समझ लेते हैं कि नोशन ऑफ रेलेवेंस क्या है, तो मतलब रेलेवेंस की जो परिकल्पना है वो क्या है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के सेंस में अगर हम बात करें, तो रेलेवेंस क्या है, ये एक तरह का मेजर है, मतलब कि एक तरह का एक माप है, एक तरह का एक यूनिट है किसी चीज को मापने की। तो रिलेवेंस जो है वो इस बात का मेजर है कि जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, उस सोर्स और डेस्टिनेशन में कितना कांटेक्ट है। ठीक है, इसको इस तरह समझिए कि जो डॉक्यूमेंट है और जो यूजर है उसमें कितना कांटेक्ट है या कितनी क्लोजनेस है, इसको हम बोलते हैं रेलेवेंस। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये जैसे ये हम एक स्लाइड यहाँ देख रहे हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए, आप एज ए यूजर है अगर, तो आपके लिए ये अगर पूरी तरह से आपके जो आपको नीड है अगर उसको पूरी तरह से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका कितना कांटेक्ट है, ज्यादा कांटेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसको एक सर्कल के तरह समझें, दो सर्कल की तरह समझें, तो पहला सर्कल है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को माने, और दूसरा सर्कल है जिसमें आपकी जो नीड है, लर्निंग की नीड है, उसको समझें। तो अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से बैठ जाए, फिट हो जाए, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरी तरह से रेलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी जो नीड था उसको पूरी तरह से फुलफिल कर पा रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें एक तिहाई हिस्सा ही कवर जो है वो अ, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर एक तिहाई हिस्सा ही टच कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये कम रेलेवेंट है, इसमें सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही रेलेवेंट है। सो इसको जो हम ये जो मेजर कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेलेवेंस। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि रेलेवेंस को हम मेजर कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो जो है रिलेवेंस जो है वो स्पेसिफाई करता है, किस तरह का रिलेशनशिप ये प्रदर्शित करता है। तो इस पे एक लंबी रिसर्च है और अभी भी हो रही है कि भाई रिलेवेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। रिलेवेंस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको मेजर करना ही मुश्किल है, और जब डिफाइन करना मुश्किल है तो मेजर करना भी मुश्किल होगा। तो ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, और इससे बहुत सारी रिसर्च है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फील्ड में कि रिलेवेंस क्या होता है। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस में हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स को इवेलुएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने कुछ क्राइटेरिया देखे थे, मेजर फैक्टर्स देखे थे, जैसे कॉस्ट वाइज वो ब्रॉड क्वेश्चंस थे। तो क्लेवर्डन ने 6 क्राइटेरिया जो है वो बताए हैं। ऐसे हम लोग और भी क्राइटेरिया देखेंगे जो अलग अलग लोगों ने बताया। तो पहला क्राइटेरिया है जो कह रहा है कि जिसका नाम उन्होंने दिया है रिकॉल। रिकॉल का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू प्रेजेंट ऑल द रेलेवेंट आइटम्स। सिस्टम का सभी रेलेवेंट आइटम्स में जो जितने भी रेलेवेंट आइटम्स हैं उन रेलेवेंट आइटम्स में अ, अ, कितने रेलेवेंट आइटम को रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिकॉल। इसको हम लोग डिटेल में जब अब इस सेशन के एंड में भी समझेंगे।
दूसरा है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब यह है कि प्रेसिशन का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू प्रेजेंट ओनली दोज आइटम्स दैट आर रिलेवेंट। ऐसे सिस्टम, जो सिस्टम की वो एबिलिटी जो सिर्फ उन्हीं आइटम्स को प्रेजेंट करे या रिट्रीव करे जो कि रिलेवेंट ही हो। ठीक है, तो अगर वो कोई सिस्टम सिर्फ रिलेवेंट आइटम ही रिट्रीव करता है तो उसको हम बोलेंगे कि हाईली प्रेसिशन, इसका प्रेसिशन हाई है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो, या ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट सिस्टम्स को रिट्रीव करता है, तो हम कहेंगे इसका रिकॉल हाई है। ठीक है। टाइम लैग तीसरा फैक्टर है। टाइम लैग का मतलब है कि एवरेज इंटरवल बिटवीन द टाइम द सर्च रिक्वेस्ट इज मेड एंड द टाइम एन आंसर इज प्रोवाइडेड। जब क्वेरी सर्च की रिक्वेस्ट दी गई उससे लेकर जब तक रिजल्ट वापस दिए गए, इसको हम बोलते हैं टाइम लैग। क्लेवर्डन ने उसको टाइम लैग बोला है। जैसे आप देखते हैं ना, कई जगह पे सर्च इंजन में लिखा रहता है कि आपकी क्वेरी को के रिजल्ट लाने में कितना समय लगा। तो उसको वो जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम लैग। जो रिक्वेस्ट दी और जब आंसर आया उसको हम बोलते हैं टाइम लैग। देन एफर्ट, एक और क्राइटेरिया है जो उन्होंने मेंशन किया है। एफर्ट में उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल एज वेल एज फिजिकल एफर्ट विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर इन ऑब्टेनिंग आंसर टू द सर्च रिक्वेस्ट। जो भी सर्च रिक्वेस्ट है उसके आंसर्स को ढूंढने में जो भी एफर्ट लग रहे हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर the one of the criterion for evaluating information retrieval system. Then fifth is form of presentation of the search output. सर्च आउटपुट को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं यूजर्स को। ठीक है, तो विच अफेक्ट्स यूजर्स एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ द रिट्रीव्ड आइटम। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि जो यूजर है तभी यूज कर पाएगा रिट्रीव आइटम को जब हम उसको प्रेजेंट करें अच्छे से। ये जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग सिस्टम्स के, हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स के जो प्रेजेंटेशन को या यूजर इंटरफेस को हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं। सबके बहुत सारे सिस्टम्स के एग्जांपल अब हम देख चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि सब में अलग भिन्नता है, सब ने अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया है। किसी ने फिल्टर को लेफ्ट साइड रखा है, राइट साइड रखा है, कोई रेलेवेंस से रैंकिंग कर रहा है, कोई न्यूएस्ट आर्टिकल से रैंकिंग कर रहा है, किसी ने सर्च बार ऊपर दी है, किसी ने एडवांस सर्च सामने दे दिया है, कोई बाय डिफॉल्ट एडवांस सर्च में ही सर्च कर रहा है, किसी ने जो है रिजल्ट्स को सेव। तो ये सब क्या है, ये जो है यूजर इंटरफेस के पार्ट है। तो जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, दैट इज अगेन वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑन विच यू कैन इवेलुएट वन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कवरेज ऑफ द कलेक्शन। कितना कलेक्शन है जिसमें सर्चिंग हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर कोई दो डेटाबेस है हमारे पास, एक का कवरेज जो है वो कम है, मान लीजिए कि वो 5,000 जर्नल कर रहा है, दूसरा डेटाबेस है जिसमें कवरेज ज्यादा है, वो 20,000 जर्नल कर रहा है, तो कौन सा वाला बेटर मानेंगे, जिसमें ज्यादा कवरेज है। क्योंकि जितना ज्यादा वो कवरेज होगा उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि रिलेवेंट रिजल्ट्स को पाने के ज्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे वो नाउ विक्री ने भी कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। विक्री के क्राइटेरिया भी हम लोग समझेंगे। इन्होंने जो क्राइटेरिया को दो सेट में डिवाइड किया है। पहला सेट है जिसमें इन्होंने बात किया है कवरेज की, रिकॉल की और रिस्पांस टाइम की। तो एक एक करके समझते हैं। कवरेज क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पोटेंशियली यूजफुल लिटरेचर दैट हैज बीन एनालाइज्ड। जितना भी यूजफुल लिटरेचर है उसमें कितना प्रोपोर्शन जो है वो उसको सिस्टम में रखा गया है एनालाइज करके रखा गया है, दैट इज कॉल्ड कवरेज। जैसे मान लीजिए कि एक फील्ड में 10,000 जर्नल छप रहे हैं, उसमें से कितने जर्नल इस डेटाबेस में कवर्ड है, उसको हम कहेंगे कवरेज। दूसरा है रिकॉल, प्रोपोर्शन ऑफ सच रेफरेंसेस दैट आर रिट्रीव्ड इन ए सर्च। कितने रेफरेंस जो है वो रिट्रीव होके आ रहे हैं किसी सर्च में, दैट इज रिकॉल। एंड थर्ड इज दैट इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम का मतलब है कि एवरेज टाइम जो कि किसी क्वेरी में रिस्पांस प्राप्त करने में लगता है क्वेरी देने के बाद, उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने, विक्री ने उसको रिस्पांस टाइम कहा है, जबकि लेवर्डन ने उसको जो है वो टाइम लैग कहा था। तो रिस्पांस टाइम भी है। देन दीज थ्री क्राइटेरिया रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, while the following three are related to selectivity of output. जो
पहले हमने 3 देखे, वो ज्यादातर जो थे वो अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते थे, जबकि जो नेक्स्ट 3 अभी हम देखेंगे वो डिपेंड करते हैं इस पे कि जो आउटपुट है वो किस तरह से देना है। तो पहला है जिसमें है प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या है कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू स्क्रीन आउट इररिलेवेंट रेफरेंसेस। जितने भी इररिलेवेंट रेफरेंसेस हैं उनको हटा देना, स्क्रीन कर देना, छान देना। ठीक है, जैसे स्क्रीनिंग होती है ना आप लोग के स्क्रीनिंग एग्जाम, तो आप क्या होता है वहां पे छांट देते हैं आप, वही। तो ऐसे रिजल्ट जो कि रेलेवेंट नहीं है, उन रिजल्ट्स को सिस्टम कितना अच्छे से छांट पा रहा है, उसको यूजर को नहीं दिखा रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रिसीशन। जैसे यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी जो है वो आ जाता है आपका जो जो रेफरेंस रिट्रीव हुए हैं उनमें उनकी रिलायबिलिटी क्या है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी क्या है, करेंसी क्या है, कितने नए हैं, कितने कितने कॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब कितने आसानी से समझ में आने वाले हैं, कितने रिलायबल है, मतलब कि उस पे अगर हम उसको उस लोकेशन को देखें तो वहां पे एक्चुअली हमको डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है। और तीसरा फैक्टर है जो जो उन्होंने कहा है, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किस फॉर्म में जो रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है यूजर को। तो ये जो 3 क्राइटेरिया है सेट 2 में, ये डिफाइन करते हैं कि जो आउटपुट है वो किस तरह से हमें किस तरह से दे रहा है डेटाबेस या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ये समझना, ये चेक करना जरूरी है। तो जो एक लैंकेस्टर है, लैंकेस्टर के कुछ क्राइटेरिया दिए थे, उन्हीं क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा डिटेल में सेल्टन और मैकगिल ने फिर और ज्यादा डिटेल में उसको स्पेसिफाई किया। इन्होंने क्या किया कि 2 तरीके से डिवाइड किया है। पहला जिसको ये बोल रहे हैं इवेल्युएशन क्राइटेरिया, कि कौन कौन से इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, और दूसरा सिस्टम पैरामीटर, मतलब सिस्टम में आप उसे किन पैरामीटर्स से टेस्ट करेंगे सिस्टम के अंदर। तो जैसे पहला है जिसको हम बोलते हैं रिकॉल एंड प्रिसीशन। तो रिकॉल प्रिसीशन को इन्होंने बोला 5 पॉइंट से हम जज कर सकते हैं। पहला है जिसे ये कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग एग्जॉस्टिविटी। जो इंडेक्सिंग है वो कितनी एग्जॉस्टिव है, मतलब कितने ज्यादा टर्म जो है वो मौजूद हैं जो इंडेक्सिंग करते समय। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो रिकॉल है वो बढ़ता है, लिखा है ना, रिकॉल टेंड्स टू इंक्रीज विद द एग्जॉस्टिविटी ऑफ इंडेक्सिंग टर्म्स। जितना ज्यादा एग्जॉस्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा रिकॉल होगा। ठीक है, एग्जॉस्टिविटी को जैसे हम लोग क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी भी हमने कई बार आपको स्पेसिफिसिटी और एग्जॉस्टिविटी बताया था। एग्जॉस्टिविटी का मतलब है कि कितनी ज्यादा मात्रा में हम टर्म्स को इंडेक्स में रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट है और हर डॉक्यूमेंट में से हम 2 टर्म लेते हैं, कीवर्ड्स लेते हैं इंडेक्स करने के लिए, तो हमारे पास 10 कीवर्ड्स हैं। और अगर हम ऐसे ही 2 और डेटाबेस 2 और डॉक्यूमेंट्स को लें और उसमें हर डॉक्यूमेंट से 10-10 की टर्म्स को हम निकालें, तो दूसरे वाले जो सिस्टम है उसमें हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट में 10-10 टर्म अगर हम निकाल रहे हैं, 5 डॉक्यूमेंट में 10-10 टर्म निकाल रहे हैं, तो अब हमारे पास 50 टर्म का इंडेक्स है। तो जो पहला वाला इंडेक्स है दूसरे वाले इंडेक्स है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो दूसरा इंडेक्स है वो ज्यादा एग्जॉस्टिव है, उसमें ज्यादा मात्रा में इंडेक्स टर्म्स मौजूद है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंडेक्स टर्म जब क्वेरी देगा यूजर, तो ज्यादा चांस है कि वो मैच कर जाए। समझ रहे हैं, 1/50 का चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/50 की प्रोबेबिलिटी है कि जो यूजर है कि वो टर्म उससे मैच कर जाए। और पहले वाले में जब चूंकि 10 ही टर्म है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10 की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो एग्जॉस्टिव ज्यादा है। ठीक है ना, हर टर्म की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि हर टर्म के मैच होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा जो है क्राइटेरिया सिस्टम पैरामीटर जो है वो है टर्म स्पेसिफिसिटी। कि जब स्पेसिफिसिटी मतलब कि जो इंडेक्स टर्म्स का जो चुनाव किया है वो टर्म्स कितने स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि कितने अ, उनका जो इंटेंशन है वो कितना डीप है, कितनी गहराई पे है। जैसे कि हमने चर्चा की थी ना कि जैसे अगर हम
बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टर्म दिया है पेन और दूसरे डॉक्यूमेंट में हमने एक टर्म दिया है ब्लू पेन, तीसरे डॉक्यूमेंट में हमने एक टर्म दिया है ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो पेन है वो एक ब्रॉडर टर्म हो गया, ब्लू पेन जो है वो एक नैरोअर टर्म हो गया, और ब्लू बॉल पॉइंट पेन वो और भी नैरोअर टर्म हो गया। तो मतलब जितना स्पेसिफिक इंडेक्स टर्म हम बनाएंगे उतना ज्यादा प्रेसिशन होगा। तो मान लीजिए किसी ने अगर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से सर्च किया तो उसे वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें हमने ब्लू बॉल पॉइंट पेन टर्म इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर हमने इससे नहीं किया होता तो पेन से ही किया होता तो ब्लू पेन को भी हम पेन ही कहते, ब्लू बॉल पॉइंट पेन को भी पेन ही कहते। तो यदि कोई पेन से सर्च करता तो उसे तीनों पेन निकल के रिट्रीव होके दिखाई देते। जबकि पहले वाले केस में क्या है, अगर कोई ब्लू बॉल पॉइंट पेन से सर्च करेगा तो उसको तीसरा वाला ही पेन निकलेगा क्योंकि उसमें एग्जैक्ट मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पर यही बात है कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक इंडेक्स टर्म हम लेंगे उतना जो है प्रेसिशन बढ़ता है, उतने ज्यादा अच्छे प्रेसाइज रिजल्ट्स हमको प्राप्त होते हैं। तीसरा जो सिस्टम पैरामीटर है वो है इंडेक्सिंग लैंग्वेज का। इंडेक्सिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जो लैंग्वेज का हमने चुनाव किया है इंडेक्स को तैयार करने में, उस लैंग्वेज में क्या सिनोनिम्स, टर्म रिलेशन एटसेट्रा की बात की है। अगर की है तो इससे क्या होगा कि जो रिकॉल है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके कई एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं क्लास में भी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने जो हमारी इंडेक्सिंग लैंग्वेज है उसमें बाय डिफॉल्ट कोई थिजोरस का यूज किया है तो वो कैंसर टर्म को ऑटोमेटिकली जो है वो कार्सिनोमा से भी सर्च कर देगा। तो जब कार्सिनोमा से भी सर्च कर देगा तो हमारा जो रिकॉल है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 10 डॉक्यूमेंट है जो जिसमें कैंसर टर्म है और 5 डॉक्यूमेंट है जिसमें कार्सिनोमा टर्म है से इंडेक्स्ड है। तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर ही ये एबिलिटी है कि वो सिनोनिम ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है तो कैंसर से सर्च करने में 15 टर्म आएंगे, कार्सिनोमा से सर्च करने में भी 15 टर्म आएंगे। लेकिन अगर ये एबिलिटी नहीं है सिस्टम की तो क्या होगा, कैंसर से सर्च करेंगे तो 10 आएंगे, 5 छूट जाएंगे, और अगर कार्सिनोमा से सर्च करेंगे तो 5 आएंगे, 10 छूट जाएंगे। तो ये जो है रिकॉल कम हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिट्रीव हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि जो अगर आप इंडेक्सिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट सिनोनिम, टर्म रिलेशन ये सब फीचर हैं तो जो रिकॉल है उसके बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाता है रिकॉल। देन चौथा जो पैरामीटर है वो है क्वेरी फॉर्मुलेशन का। क्वेरी फॉर्मुलेशन का मतलब है कि जो क्वेरी फॉर्मुलेशन है उसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो एक्यूरेट सर्च रिक्वेस्ट बनाने की उसकी काबिलियत हो, कि उसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो क्वेरी को फॉर्म करने की काबिलियत हो। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज से सही सर्च रिक्वेस्ट को फॉर्म करने की काबिलियत हो। और पांचवा है दैट इज सर्च स्ट्रेटजी। इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ यूजर और इंटरमीडियरी टू फॉर्मुलेट एन एडिक्वेट सर्च स्ट्रेटजी। यूजर की एबिलिटी हो वो उसको एक्यूरेट सर्च स्ट्रेटजी, सर्च क्वेरी, सर्च स्टेटमेंट डिजाइन कर सके। ये फीचर जो है वो क्लियर होना चाहिए और ताकि वो उससे अवेयर हो सके और उसके अंदर काबिलियत हो कि अब ऐसा सिस्टम ना बना दे कि यूजर जो है वो क्वेरी बना ही नहीं पाए, इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि यूजर उस क्वेरी को डिजाइन ही नहीं कर पाए। तो उसको हम कहेंगे कि उसकी सिस्टम का पैरामीटर सर्च स्ट्रेटजी भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो है रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम में कौन कौन से सिस्टम पैरामीटर काम करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से स्टोर्ड हैं, टाइप ऑफ क्वेरी, क्वेरी किस तरह की है, लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर, लोकेशन कहाँ पर है। जैसे जैसे अगर हम इसको इंटरनेट के तौर पे भी देखें तो अगर हमारे पास जो उसकी बैंडविड्थ है वही कम है तो जो उसकी लोकेशन है वो दूर है हमारे से, तो रिस्पांस टाइम में समय लगेगा। चाहे आप इंटरनेट पे भी सर्च करिए तो आपको ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए ज्यादातर जो सर्वर्स आप देखेंगे गूगल के या बड़े सर्च इंजन्स के, उनके सर्वर लोकली आपके नजदीक में किसी आपके ही देश में कहीं ना कहीं स्थापित होते हैं।
जैसे गूगल के सर्वर हैदराबाद या बैंगलोर में भी हैं, जहाँ से आपकी क्वेरी को गूगल यहीं से हैंडल करता है, बट वो सिंक्ड रहते हैं अपने मेन सर्वर से। या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग यूजर क्वेरी, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी क्वेरी एक साथ मिल रही है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई बहुत बिजी सिस्टम है तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा ज़्यादातर। फिर साइज ऑफ द कलेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि अगर बड़ा कलेक्शन है तो उसमें सर्चिंग में ज़्यादा समय लगेगा, चाहे कंप्यूटर से हो चाहे नॉर्मल हो, सर्चिंग में ज़्यादा समय लगेगा। तो जिसकी ज़्यादा साइज होगा कलेक्शन का, उसका रिस्पॉन्स टाइम उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब सिस्टम पैरामीटर जो हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि से साइज क्या है और कितने यूजर्स ऑलमोस्ट एट ए मोमेंट सर्चिंग करते हैं, या वो कहाँ पर उसका सर्वर लोकेटेड है, किस तरह की क्वेरी जो है वो सपोर्ट हमने दी है या सपोर्ट करता है। क्योंकि क्वेरी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत सारे ऑपरेटर या नेस्टेड क्वेरी, मतलब जैसे हमने ब्रैकेट में जो देखे थे, अगर उस तरह की क्वेरी यूज करते हैं तो आपको सर्टेनली समय ज़्यादा लगेगा। यूजर एफर्ट वो एक और क्राइटेरिया है। यूजर एफर्ट में हम जो बात करते हैं वो ये है कि कि यूजर को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है सिस्टम में। तो इसके लिए सिस्टम में कौन से पैरामीटर्स हैं? पहला है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कितना एक्सेसिबल है, मतलब कि उस तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं यूजर को। या अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस बाय सिस्टम पर्सनल, किस तरह का गाइडेंस अवेलेबल है आज के संदर्भ में। अगर इसको हम देखें तो क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, यूजर मैनुअल अवेलेबल है कि नहीं, कि कैसे सर्च करना है। ठीक है, यूजर एफर्ट, फिर कितने वॉल्यूम ऑफ रिट्रीव्ड आइटम्स, कितने आइटम्स रिट्रीव होके आ रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। कि अगर कम आइटम्स रिट्रीव होके आ रहे हैं तो आसानी से यूजर को कम एफर्ट में ही चीजें समझ मिल जाएंगी। अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि आप देखिए गूगल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं, तो फिर वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का जो मतलब है वो यूजर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर वो सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहता है तो। देन फैसिलिटीज फॉर इंटरेक्शन विद द सिस्टम, यूजर को अगर इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ, जैसे उस वो इंटरेक्शन करता है तो वो उसमें किस तरह की फैसिलिटी है सिस्टम से इंटरेक्ट करने की, ये सब भी जो है यूजर एफर्ट में आ जाएगा। देन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह का है, नेचर ऑफ आउटपुट किस तरह का है, बिbliographic रेफरेंस दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फुल टेक्स्ट दे रहे हैं, या टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे उसको, मतलब मोबाइल डिवाइस में कर रहे हैं या पीसी में ही कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रेजेंटेशन है उसका भी पड़ता है असर। देन नेक्स्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इज दैट इज कलेक्शन कवरेज। जो कलेक्शन का जो कवरेज है वो क्या है? कलेक्शन कवरेज का मतलब क्या है कि जो किस तरह के जो हैं वो डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि वहाँ पर मौजूद है सिस्टम में, जिसे सर्चिंग कर रहे हैं, या सब्जेक्ट एनालिसिस, किस डेप्थ में सब्जेक्ट एनालिसिस किया गया है, यूजर्स की डिमांड क्या है, कोर सब्जेक्ट एरिया किस तरह का है, या जो डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म्स में अगर रखे हैं तो किस तरह से उनको रखा है। ये सब पैरामीटर जो है सिस्टम पैरामीटर्स आ जाता है। तो फिर ये जो अभी हमने देखा वो कुछ क्राइटेरिया अभी हमने समझे, जिसमें हम लोग वेरियस क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम किसी एवोल्यूशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का। अब हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में रिकॉल और प्रेसिशन और थोड़ा सा फॉल आउट और जनरलिटी, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। क्यों रिकॉल और प्रेसिशन क्या है, और ये बेसिकली कैसे इसको मेजर करते हैं, और इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो रिकॉल है उसको हम बोलते हैं कलेक्शन कवरेज। इसका जो जैसे जितने भी अभी हमने पैरामीटर्स देखे अभी, उनमें ज्यादातर पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कलेक्शन कवरेज हम पूछ सकते हैं कि भाई कितने कलेक्शन है आपका, कितना कवरेज हो रहा है, देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन है उसको हम देख सकते हैं, मिला सकते हैं, पॉलिसी मैटर है मिला सकते हैं। ठीक है, या उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ये फीचर होंगे तो हम इसको सही सिस्टम मानेंगे। इसके अलावा जो रिस्पांस टाइम है वो अ, ये भी हम चेक कर सकते हैं आसानी से। यूजर एफर्ट को थोड़ा बहुत मुश्किल होगी, बट हम उसको भी मेजर कर सकते हैं कि कितने एफर्ट लग रहे हैं। थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन आसानी से मेजर किया जा सकता है।
लेकिन जो दो क्राइटेरिया हैं, रिकॉल और प्रेसिशन, इनको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या इवेलुएटर्स होते हैं सिस्टम के। और इसमें ज़्यादातर जो रिसर्च है वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की रिसर्च जो है वो इन्हीं इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिकॉल क्या है। तो रिकॉल का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू अ मेजर ऑफ वेदर और नॉट ए पर्टिकुलर आइटम इज रिट्रीव्ड और द एक्सटेंट टू विच द रिट्रीवल ऑफ वांटेड आइटम्स अकर्स। कहने का मतलब ये है कि किसी सिस्टम में जो मौजूद किसी डॉक्यूमेंट के रिट्रीव होने के कितने चांसेस है, उसको हम जो मापते हैं जिस है उस मेजर को हम बोलते हैं रिकॉल, ठीक है। तो whenever a user puts his her query, it is the responsibility of the system to retrieve all those items that are relevant to the query. जब भी यूजर कोई क्वेरी पुट करता है तो ये बिल्कुल सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे आइटम्स जो भी रिलेवेंट हैं उनको रिट्रीव करके दे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि जितने भी आइटम रिलेवेंट हैं वो सारे आइटम रिट्रीव होके आ जाएं। और ऐसा तब और भी मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कलेक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो कुछ हिस्सा ही रिट्रीव करके आता है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का। तो उस हिस्से को हम बोलते हैं बेसिकली हम इस हिस्से को बोलते हैं रिकॉल। तो रिकॉल रेशियो भी बोलते हैं, जो कि परसेंटेज है रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड इन अ गिवन सिचुएशन। तो इसका अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन ये है, वो कहती है कि रिकॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड, कितने रिलेवेंट आइटम रिट्रीव हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स इन द कलेक्शन। कलेक्शन में मौजूद जितने भी रिलेवेंट आइटम्स हैं उन आइटम्स में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि इफ देयर आर 100 डॉक्यूमेंट्स इन ए कलेक्शन दैट आर रिलेवेंट। मान लीजिए किसी क्वेरी से रिलेवेंट 100 डॉक्यूमेंट हैं जो कलेक्शन में है और 60 जो है वो रिट्रीव होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि रिकॉल को हम बोलेंगे 60% रिकॉल है, ठीक है। या अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हैज बीन एबल टू रिट्रीव 60% ऑफ द रिलेवेंट आइटम्स। जो सिस्टम है वो 60% रिलेवेंट आइटम्स को रिट्रीव कर पाया। तो मान लीजिए आपके पास दो डेटाबेस है और दोनों डेटाबेस में से एक में दोनों में 100 डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है। पहला डेटाबेस 60% रिकॉर्ड लेके आया, 60 रिकॉर्ड्स लेके आया मान लीजिए, और दूसरा जो है 75 लेके आया। तो कौन सा ज्यादा आपके लिए, कौन सा वाला जो डेटाबेस है वो ज्यादा अच्छा है, उसका रिकॉल अच्छा है? सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि वो 100 के 100 तो नहीं ला पाया, दोनों नहीं ला पाए, लेकिन वो ज्यादा लेके आया, 75 लेके आया 100 में से, ठीक है। इसीलिए जो रिकॉल जो है वो एक रेशियो है कि जो आइटम रिट्रीव हुए हैं, कितने आइटम रिट्रीव हो पाए हैं, जो रिलेवेंट आइटम मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, कलेक्शन के अंदर, उनमें से कितने आइटम जो है वो रिट्रीव कर पाया सिस्टम, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको रिकॉल रेशियो बोल देता है। सेकंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्रिसीशन। प्रिसीशन का क्या मतलब है? प्रिसीशन का मतलब है कि जो रिकॉर्ड्स रिट्रीव होके आए हैं उनमें से कितने रिकॉर्ड हैं जो रिलेवेंट है, ठीक है। जितने भी रिकॉर्ड रिट्रीव होके आए उसमें से कितने रिकॉर्ड जो है वो रेलेवेंट निकल के आए सिस्टम में से, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, वी मीन हाउ प्रिसाइसली a particular system functions, and it is quite obvious that when the system retrieves items that are relevant to a given query, it also retrieves some documents that are not relevant. तो ये ज्यादातर क्या होता है, सिस्टम जब रिट्रीव करता है तो ज्यादातर तो रिट्रीव करता है रिलेवेंट आइटम्स को ही, बट कुछ ऐसे भी आइटम्स रिट्रीव हो जाते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं जो आइटम्स के रेलेवेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये जो नॉन रेलेवेंट आइटम है वो फिर अफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम की सक्सेस में, ठीक है। तो वो या तो यूजर को फिर एफर्ट लगाना पड़ेगा उनको रिमूव करने के लिए, जैसे हमने पहले चर्चा की थी। तो और उसमें उसको बहुत सारा समय भी वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का वो ये है कि सिर्फ रिलेवेंट आइटम्स ही ना रिट्रीव हो, सिर्फ
सिर्फ रिलेवेंट आइटम्स ही रिट्रीव हो और नॉन रिलेवेंट आइटम्स ना रिट्रीव हो, यही एक उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का। तो ये जो एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं प्रिसीशन, वो ये मेजर करता है कि सिस्टम किस हद तक जो है वो अनवांटेड या नॉन रिलेवेंट आइटम्स को रिट्रीव करने से रोक रहा है, किस हद तक नॉन रिलेवेंट आइटम्स को रिट्रीव होने से रोकता है। तो ये देखिए, जैसे इसको मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये नंबर ऑफ रेलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिट्रीव। कितने आइटम्स जो रिट्रीव, जितने आइटम रिट्रीव हुए हैं, मान लीजिए कि किसी सर्च में अगर 100 आइटम 80 आइटम रिट्रीव हुए, तो 60 जो थे वो रिलेवेंट थे और 20 जो है नॉन रिलेवेंट थे। तो उस केस में प्रिसीशन कितना हो जाएगा? 75% प्रिसीशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 80 आइटम जो निकल के आए, जैसे कि आप देखिए कि गूगल में मान लीजिए 1 करोड़ हिट निकल के आए, और उसमें से आप देखिए पहले पेज के अलावा या दूसरे पेज तक जाते जाते आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं सारे के सारे बेकार रिजल्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गूगल है उसका प्रिसीशन बहुत ही खराब है। अगर हम उसका प्रिसीशन कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलियन नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और मान लीजिए 20 रिकॉर्ड जो है हमारे रेलेवेंट थे, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप सोचिए पॉइंट्स में आएगा, बहुत ही कम प्रिसीशन आएगा। ठीक है, तो ये प्रिसीशन का मतलब है कि ऐसे रिकॉर्ड्स को सिस्टम अवॉइड करे जो कि रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनका मतलब ही नहीं है, तो वो क्यों हम यूजर को दिखाएं। तो जितने कम रिकॉर्ड दिखाएं बट वो ज्यादा रिलेवेंट होने चाहिए। तो रिकॉल और प्रिसीशन में क्या रिलेशन है? तो रिकॉल और प्रिसीशन जो है वो, जैसे अभी हमने बताया, रिकॉल रिलेट करता है सिस्टम की एबिलिटी को कि वो कितने आइटम्स को रिट्रीव कर सकता है, रिलेवेंट आइटम्स को रिट्रीव कर सकता है, जबकि प्रिसीशन ये बताता है कि कितने नॉन रिलेवेंट आइटम्स को रिट्रीव होने से रोक सकता है। ठीक है, तो आइडियल सिस्टम क्या होगा? जिसमें 100% रिकॉल हो और 100% प्रिसीशन हो। मतलब कि अगर 100 डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है सिस्टम में, तो 100 ही डॉक्यूमेंट रिट्रीव होके आए और 100 के 100 डॉक्यूमेंट रिलेवेंट हो। तो ये जो है, लेकिन एक्चुअली अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जितने भी आइटम रिट्रीव होके आए वो सारे के सारे आइटम रिलेवेंट ही हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अगर रिकॉल ज्यादा होगा तो प्रेसिशन जो है वो कम होगा, कि जैसे जैसे हम जो रिकॉल को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिट्रीव हो रहे हैं उनको हम बढ़ाएंगे या बढ़ेंगे, तो उसी तरह से प्रेसिशन जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो जो जैसे अभी जो वेब बेस्ड सर्च इंजन है उनका क्या फंडा है? उनका ये फंडा है कि ज्यादा रिकॉर्ड दे दो, रिकॉल ज्यादा दे दो, और प्रिसीशन जो है वो रिलेवेंस जो है वो यूजर खुद डिसाइड कर लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा था वेब सर्च इंजन में, क्योंकि उनको यूजर के बारे में पता ही नहीं है, तो वो रिलेवेंस कैसे निकालेंगे? उनको पता ही नहीं कि ये यूजर के लिए रिलेवेंट है भी कि नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ आपको दे देते हैं। अब आप उसमें से रिलेवेंट डिसाइड करते रहिए। जबकि स्पेशलाइज जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमने स्कॉलरली डेटाबेसेस देखे, उसमें आप देखेंगे कि आप 10 पेज तक भी जाएंगे तो आपको रिलेवेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए डिजाइन है, तो उनका प्रेसिशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं रिकॉल प्रेसिशन मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में जो रोज हैं, ये पहली रो है जिसको बोलते हैं रिट्रीव्ड, दूसरी रो है जिसको बोल रहे हैं नॉट रिट्रीव, और टोटल मतलब कि कितने आइटम्स जो है वो टोटल, इन दोनों का टोटल है। और अगर दो कॉलम्स हैं, रेलेवेंट नॉट रेलेवेंट, और उनका टोटल है, मतलब ये कॉलम्स का टोटल है और ये रोज का टोटल है। तो आप अगर देखें तो ए क्या दर्शाता है? ए दर्शा रहा है कि वो आइटम जो रिट्रीव हुए हैं और रिलेवेंट भी हैं, उनको हम बोलते हैं हिट्स। वो आइटम जो रिट्रीव तो हुए हैं बट रिलेवेंट नहीं है, वो बी से दर्शाया है, उसको हम बोलते हैं नॉइज। मतलब वो नॉइज है, एक तरह से हम अवरोध क्रिएट कर रहे हैं। वो निकल के तो आए हैं, रिट्रीव होके आए हैं, बट वो हमारे रेलेवेंट नहीं है। तो इन दोनों को जो टोटल हम बोलेंगे ए प्लस बी, इसका क्या मतलब है? जितने भी आइटम रिट्रीव हुए हैं उनको हम बोलेंगे ए प्लस बी। तो जब भी आइटम रिट्रीव होते हैं उसमें ए ऐसे होते हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं और बी ऐसे होते हैं जो कि
नॉट रिलेवेंट होते हैं, और इन दोनों को मिला के जो भी रिट्रीव होता है उसको हम बोलते हैं ऑल रिट्रीव्ड। इसी तरह जो रिलेवेंट है बट रिट्रीव नहीं हुए, सिस्टम्स में रिलेवेंट हैं बट रिट्रीव नहीं हो पाए, उनको हम बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं, और उनको बोलते हैं मिस। मिस हो गए, ये सारे रिकॉर्ड मिस हो गए। हिट, हिट का मतलब उनमें तीर लग गए और मिस हो गए, मतलब क्वेरी मैचिंग हो गई, हिट हो गया, और जो नहीं मैचिंग हो पाई, मिस हो गए, उनको हम बोल देंगे मिसेस। और डी का मतलब जो कि नॉट रिलेवेंट थे और रिट्रीव भी नहीं हुए, उनको सिस्टम ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, उनको बोलते हैं रिजेक्ट्स। और इन दोनों को, सी और डी को, जो कि नॉट रिट्रीव हुए, उसको हम बोलते हैं ऑल नॉन रिट्रीव आइटम्स। तो अगर हम इसको जोड़ें ए और सी, मतलब कि जो रिलेवेंट आइटम मौजूद है सिस्टम में उनको हम ए प्लस सी से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो नॉट रिलेवेंट आइटम्स मौजूद है सिस्टम में उनको हम बी और डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन रिलेवेंट आइटम्स। और अगर हम सभी को जोड़ दें, ए बी सी डी सबको जोड़ दें, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में कितने डॉक्यूमेंट्स जो है मौजूद है टोटल। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको समझ लीजिए। अगर रिकॉल निकालना है, अगर हम देखें रिकॉल को, तो रिकॉल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए मतलब कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेवेंट थे और रिट्रीव हुए, वो हो गया हिट्स, डिवाइडेड बाय ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मौजूद सिस्टम में रिलेवेंट थे। ठीक है, सिस्टम में रिलेवेंट थे, रिट्रीव हुए नहीं हुए वो अलग बात है, बट अगर रिलेवेंट थे तो वो हमारा हो जाएगा ए प्लस सी, उसमें से कितने निकले रिट्रीव हुए ए, तो ये जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा रिकॉल। प्रेसिशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिशन क्या है, कितने रिट्रीव हुए और डिवाइडेड बाय टोटल रिट्रीव, जो टोटल हमारे रिट्रीव हुए थे उसमें से कितने जो थे वो रिलेवेंट थे, उसको हम बोलेंगे प्रेसिशन मल्टीप्लाइड बाय 100। So the value of recall can be increased by increasing the value of a की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो रिकॉल जो है वो बढ़ जाएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। But then this can be achieved by increasing the number of retrieved documents, but as the number of items retrieved increases, so also increases the likelihood of retrieval of non relevant items। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे, अगर हमको ए बढ़ाना है तो हमको ये रिट्रीव आइटम बढ़ाने पड़ेंगे, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ए ऑल रिट्रीव्ड में ए प्लस बी है, तो जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बी रुक जाएगा और सिर्फ ए बढ़ेगा ताकि ये बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर हम ए को अगर हम रिकॉल को बढ़ाते हैं तो रिकॉल कब बढ़ेगा, जब हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ऊपर वाले हिस्से को बढ़ाएं और नीचे वाले को घटाएं, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ए प्लस बी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए प्लस सी है वो घट जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो आपका जो रिकॉल है वो बढ़ जाएगा, बट उसमें नॉइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप रिकॉल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेसिशन जो है वो घट जाएगा। फिर इसी तरह से एक और दो और फैक्टर हैं जिसको हम फॉल आउट और जनरलिटी के नाम से जानते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं। फॉल आउट का मतलब है कि प्रोपोर्शन ऑफ नॉन रेलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड, जो नॉन रेलेवेंट आइटम्स थे जैसे बी, और वो जो है वो रिट्रीव्ड हो गए, तो नॉन बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और जी जनरलिटी क्या है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो रिलेवेंट हैं मौजूद हैं सिस्टम में, और टोटल आइटम्स जो मौजूद हैं सिस्टम में, उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं जनरलिटी। तो ये जो है वो आप इसको देख लीजिए, इस स्लाइड्स में भेज दूंगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पूछ सके, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।